जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर क्लासेस में। एंड आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स में, आप सभी के कोर्स में, पॉली अवतार 2024 में, जिसका नाम है आपका गति के नियम यानी लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, चौथा चैप्टर है ये आपके फिजिक्स का। और इस चौथे चैप्टर का ये क्लास नंबर 1 होगा आपका। और लॉज ऑफ मोशन के पहले मैंने लास्ट टाइम जो मोशन यानी गति चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चंस जो है आप सभी के साथ शेयर किए थे। तो अगर आपने उसे मिस कर दिया है तो आप फोल्डर में जा करके उसको चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं हम सभी। तो सबसे पहले इसमें समझेंगे कि फोर्स यानी बल क्या होता है भाई, है ना। तो बल, अगर हम लोग बात करें बल क्या होता है, तो बल आपका या तो वह धक्का है या खिंचाव है जो कि क्या करता है, किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन करने का प्रयास करता है या अवस्था परिवर्तन कर ही देता है ना। तो आपका जो बल यानी कि फोर्स है वो किसी वस्तु पर लगाया गया धक्का या खिंचाव है जो कि या तो उस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दे रहा है या करने का प्रयास कर रहा है। ये आपका जो है क्या हो गया, आपका ये आपका बल हो गया। ठीक है, अब ये जो बल है ये आपका दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका संतुलित बल और दूसरा होता है असंतुलित बल, जिसे हम लोग यहाँ पर बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स जो है कहते हैं। तो यहाँ पर आपके बैलेंस्ड फोर्स की अगर हम बात करें कि संतुलित बल क्या होता है, तो संतुलित बल में आपका नेट फोर्स 0 होता है और अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, नेट फोर्स में आपका कुछ ना कुछ वैल्यू आता है। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक बहुत ही फेमस गेम है जिसका नाम है टग ऑफ वॉर, या फिर हिंदी में से रसाकसी हम लोग कहते हैं। इससे आप समझ सकते हैं असंतुलित बल और संतुलित बल दोनों प्रकार के बलों को। तो यहाँ पर दो टीमें हैं, एक ब्लू टीम है और दूसरी आपकी रेड टीम है। तो देखिए यहाँ पर जो ब्लू टीम है और जो आपकी रेड टीम है, दोनों टीमें यहाँ पर क्या है, 100 न्यूटन का अपने अपने डायरेक्शन में यहाँ पे खिंचाव लगा रही हैं, यानी बल लगा रही हैं, अपनी तरफ खींच रही हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों टीमें एक एक नंबर ऑफ यहाँ पे अमाउंट से जो है दोनों तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे में देखिए अगर हम इसे पॉजिटिव डायरेक्शन यानी प्लस डायरेक्शन मानते हुए नेट फोर्स कैलकुलेट करें तो ये हो गया आपका प्लस का 100 न्यूटन, और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन मानते हुए हमने माइनस का 100 न्यूटन लिखा, और दोनों को ऐड करेंगे तो नेट फोर्स जो होगा यहाँ पर यानी कि एफ नेट जो हमें यहाँ पे मिलेगा वो हमें 0 मिल जाएगा, 0 न्यूटन मिल जाएगा। इस हिसाब से ये क्या हो गया, एक बैलेंस्ड फोर्स हो गया। तो ऐसी स्थिति में ना ब्लू टीम जो है रेड वाली टीम की तरफ झुकेगी, ना रेड वाली टीम जो है ब्लू वाली टीम की तरफ झुकेगी। लेकिन ऐसा अगर होता है कि ब्लू वाली टीम यहाँ पे 100 न्यूटन की जगह 110 न्यूटन का फोर्स लगा दे रही है और जो आपकी रेड टीम है वो 100 न्यूटन पे ही रहती है, तो 10 न्यूटन का बल जो है यहाँ पर ज्यादा अप्लाई कर दे रही है आपके ब्लू कलर वाली टीम, ब्लू टीम। और ऐसे में यहाँ पे आपका जो ये रेड टीम है ये झुक जाएगी आपके ब्लू टीम के तरफ से, और इस तरीके से रेड टीम जो है वो हारने की तरफ बढ़ने लगेगी, यानी लूज कर जाएगी। ठीक है, और आपका ब्लू टीम जो है विन कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप 110 न्यूटन से 100 न्यूटन घटाएंगे तो आपको 10 न्यूटन का यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा जो कि अनबैलेंस फोर्स को दिखाता है। ठीक है, और ऐसे में जो ब्लू टीम है वो आपका जो है जीत जाएगा। ऐसा ही ठीक रेड टीम के लिए भी अप्लाई होता है। अगर 100 न्यूटन आपका ब्लू टीम का रह जाता है, 110 न्यूटन आपका फोर्स लगा देता है रेड टीम, तो रेड टीम जो है यहाँ पे जीतने लगेगी, ब्लू टीम आपकी हार जाएगी। इस तरीके से आप बहुत ही आराम से बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स दोनों को आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम लोग न्यूटन के गति विषयक नियम कहते हैं। इसमें आपका जो है न्यूटन साहब ने गति से संबंधित 3 नियम दिए थे। सबसे पहला उनका नियम था प्रथम नियम यानी फर्स्ट लॉ, जिसे हम लोग जड़त्व का नियम या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अब जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया होता क्या है, तो जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वो हमें बताता है कि कोई भी वस्तु अगर वो गति कर रही है
तो वो गति में ही रहना चाह रही है। अगर वो एक समान वेग से गति कर रही है तो वो गति ही करना चाहती है। अगर वो रेस्ट पोजीशन में है यानी कि वो विरामावस्था में है तो वो चाहेगी कि वो विरामावस्था में ही रहे, वो गति ना करे, है ना, उस जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल, कोई असंतुलित बाह्य बल उस पर कार्यरत ना हो। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। इसे उदाहरण से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको दो इमेजेस दिखाए गए हैं। पहली इमेज में क्या है कि आपका जो ये बस है, एक बस में एक आदमी खड़ा हुआ दिखाया जा रहा है, सबसे पहली कंडीशन है। और जब यहाँ पे बस में ब्रेक लगता है तो जो है जो बस है वो तो रुक जाती है, बट ये जो आदमी जो ये मेन खड़ा है ना, ये इसकी बॉडी चलती रहती है और ऐसे में ये क्या होता है, आगे की तरफ झुक जाता है या आगे की तरफ यहाँ पे गिर जाता है। इसके हाथ से मोबाइल छूट जाती है, आगे की तरफ गिर जाती है, क्योंकि मोबाइल भी इसके साथ साथ, इसके बॉडी के साथ साथ मोशन कर रही होती है। ऐसे ही सेकंड यहाँ पे आपका लॉ ऑफ इनर्शिया का उदाहरण देते हुए इमेज में दिखाया जा रहा है। इस इमेज में ये जो बस है ये चल यहाँ पे रुकी हुई है और अचानक से ये बस स्टार्ट होकर चलने लगती है और ये व्यक्ति जो है ये खड़ा हुआ मोबाइल चला रहा होता है। और जब बस चल रही होती है ऐसे में इसकी बॉडी जो है रेस्ट पोजीशन में होती है और मोशन में आने का विरोध करती है। ऐसे में ये व्यक्ति पीछे की तरफ धड़ाम गिर जाता है और इसका मोबाइल भी पीछे की तरफ यहाँ पे जो है गिर जाता है, क्योंकि मोबाइल फोन भी इसकी बॉडी के साथ साथ रेस्ट पोजीशन में था, जो कि गति में आने का यहाँ पे विरोध कर रहा है। इस तरीके से आप जड़त्व के नियम को समझ सकते हैं। अगला आपका जो सेकंड लॉ है वो द्वितीय द्वितीय नियम आपका यहाँ पर जो न्यूटन साहब ने दिया, उसमें उन्होंने बताया कि यदि किसी वस्तु पे कोई बॉडी है हमारे पास और इस बॉडी पे यदि हम फोर्स F अप्लाई कर देते हैं तो F फोर्स अप्लाई करने पे इसका जो मास M होगा इस बॉडी का, ठीक है, और मास m अगर आपके इस बॉडी का है और फोर्स लगाने पे इसमें जो है इस डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसे में न्यूटन साहब ने बताया कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मास इनटू इसमें उत्पन्न एक्सेलरेशन के, है ना, इसके मास इनटू इसमें उत्पन्न एक्सेलरेशन के। अब जैसा कि हमें पता है कि यहाँ से जब भी अनुक्रमानुपाती यानी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका F इज इक्वल टू के इंटू एम ए। और के क्या है, एक कांस्टेंट है, एक के क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, एक स्थिरांक है। और इस प्रकार से यहाँ पे कांस्टेंट ये जो स्थिरांक है, स्थिरांक का मान यदि 1 हो जाता है, के बराबर यहाँ से 1 मिल जाता है, ठीक है, मान सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका एक फार्मूला हमें मिलता है F इज इक्वल टू एम इंटू ए, है ना, F इज इक्वल टू एम इंटू ए यहाँ से हमें मिल जाता है। और जो F है वो क्या बताता है, फोर्स को बताता है। M क्या है, मास यानी द्रव्यमान को बताता है। M जो है वो मास यानी द्रव्यमान को बताता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो A है वो त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन को बताता है। तो इस प्रकार से हमने द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से हमें एक फॉर्मूला मिला F इज इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पर बात या आती है कि जो फोर्स है यानी कि जो बल है, बल की यूनिट क्या है, मात्रक क्या है। तो बल का जो मात्रक है एमकेएस यूनिट जो है वो है एमकेएस, और एसआई यूनिट आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, एमकेएस को अगर आप देखेंगे ओ एमकेएस में हो जाता है आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगर एसआई में देखेंगे तो इसकी यूनिट हो जाती है न्यूटन। और अगर आप सीजीएस में देखेंगे तो सीजीएस में इसकी यूनिट हो जाती है डाइन, ठीक है। तो डाइन यहाँ पे हो जाती है, तो यहाँ पर डाइन जो है इसकी यूनिट हो जाती है। तो सवाल आता है कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा, ये है आपका फोर्स, ठीक है। अगला हो गया आपका यहाँ पर जो थर्ड लॉ इन्होंने दिया, ये तृतीय नियम आपका इन्होंने दिया, तृतीय नियम यानी थर्ड लॉ जिसे कहते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी हम लोग कहते हैं। तो न्यूटन साहब ने तीन नियम दिए। पहला लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरे में आपको फोर्स का पता चलता है, F बराबर एम ए फॉर्मूला मिलता है, और तीसरे नियम में यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हमें मिलता है। तो इसे हम एक और नाम से बुलाते हैं जिसे हम लोग प्रतिक्रिया का क्रिया का नियम कहते हैं। इसका सीधा सा उदाहरण आप अपने घर में ले सकते हैं। यदि आपके अगल बगल कोई व्यक्ति है, उसे अगर आप एक थप्पड़ मारेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको घूम करके एक थप्पड़ जरूर मारेगा, ठीक है। खासकर आप अगर ब्रदर सिस्टर अगल बगल बैठे हो तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका
ये जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है वो बहुत तेजी से उसका आपको उदाहरण और एक्शन का, हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है, वो देखने के लिए आपको यहाँ पर मिलता है। ऐसे ही अगर आपका कोई यहाँ पे तालाब है, वहां पर अगर कोई नाव है कुछ इस प्रकार से, और नाव पे अगर आप चढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तो आपका नाव जो है क्या होता है, जैसे ही आप एक पैर रखते हैं ये आगे की तरफ जो है भागने लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रत्येक क्रिया की उसके समान और परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, और इसे ही हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ये हमारा जो है ये हो गया एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थर्ड लॉ यानी तृतीय नियम न्यूटन का क्या है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कि प्रत्येक क्रिया की उसके समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो आई होप आपको थर्ड लॉ काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है संवेग यानी कि मोमेंटम। संवेग यानी कि मोमेंटम। तो संवेग यानी मोमेंटम की अगर हम बात करें तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को ही हम लोग वस्तु का संवेग कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई भी वस्तु अगर मोशन कर रही है तो ऑब्वियसली वो उसके में क्या होगा, कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। क्योंकि अगर आपका कुछ वेलोसिटी अगर किसी भी चीज की नहीं है, अगर वेलोसिटी जीरो है, तो यहाँ कह रहा है संवेग का उदाहरण कि P इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है। पी आपको मोमेंटम को पी से दिखाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर पी बराबर अगर आपका दिया हुआ है कि एम इंटू वी होता है, और वेलोसिटी अगर जीरो है तो इसका मतलब है मोमेंटम जीरो है। और अगर कुछ वेलोसिटी है, अगर कोई वस्तु मोशन कर रहा है, कोई बॉडी यहाँ पर गति कर रहा है, तो कुछ उसके अंदर वेलोसिटी होगी, और अगर वेलोसिटी होगी तो उसका कुछ संवेग भी होगा, क्योंकि उसके अंदर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मास होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से संवेग को समझ सकते हैं आप कि जो भी बॉडी मोशन कर रही है उसके अंदर संवेग होगा ही होगा। और यहाँ पर जो m है ये मास को दिखाता है, और जो v है वो वेलोसिटी को दिखाता है। तो ये हो गया आपका मोमेंटम यानी कि संवेग। ठीक है, इसके बाद अगला यहाँ पर अगर हम इसके यूनिट की बात करें, आपके मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, तो चूंकि मास है तो मास की यूनिट होती है केजी, और वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर जो मोमेंटम का जो मात्रक होता है, जो यूनिट होता है, वो आपका होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, या फिर इसे हम लोग न्यूटन सेकंड भी कहते हैं, इसे हम लोग न्यूटन सेकंड भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों यूनिट यहाँ पे आपकी होती हैं। चलिए अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है यहाँ पर संवेग परिवर्तन तथा बल में संबंध, यानी कि आपका रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो इसमें रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको बल पता होना चाहिए, फोर्स पता होना चाहिए। फोर्स क्या होता है भाई, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, हमने अभी अभी जस्ट देखा है। ठीक है, गति वाले चैप्टर में हमने एक यहाँ से फॉर्मूला पढ़ा था, एक समीकरण पढ़ा था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे क्या हमको पता चलता था, एक्सेलरेशन पता चलता था, और a इज इक्वल टू होता था v माइनस यू अपॉन टी। देखिए आपका इसी फॉर्मूले से ये चीज बन रहा है। कैसे बन रहा है आपका, हमने सिर्फ a यहाँ पे छोड़ दिया, बाकी u को दूसरी तरफ भेजोगे तो माइनस में आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आया हुआ है। और यहाँ से जो t है इनटू में, इसको भेजेंगे तो इनटू में है तो भाग में आ जाएगा, जो कि नीचे लगा हुआ है। तो यहाँ से v माइनस यू अपॉन टी मिल गया हमें। और यहाँ पर बल जो कि फोर्स जो है m इज इक्वल टू, हमें फिर क्या मिल जाएगा, अब देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें यहाँ पे v माइनस यू अपॉन टी मिल रहा है, तो हम m इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी ए की जगह पे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ये वैल्यूज मिल गई, फोर्स बराबर हमें ये m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी मिल गया। अब यहाँ पर अगर हम गुणा करें m का यहाँ पे v माइनस यू में, तो यहाँ पे एम वी माइनस एम यू, और अपॉन में हमें क्या मिल जाएगा, टी मिल जाएगा। और ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये संवेग परिवर्तन की दर जो है यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, संवेग परिवर्तन की दर। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इंग्लिश वाले नोट कर लेंगे अपना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं अतः जो बल है वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं अतः
अतः बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम जो है हमें मिल जाता है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है बल का आवेग। तो बल का आवेग यानी कि इम्पल्स ऑफ फोर्स क्या होता है? जब कोई फोर्स आपका किसी बॉडी पे बहुत स्मॉल टाइम डेल्टा टी टाइम के लिए अगर अप्लाई होता है, तो हम जो फोर्स और जो टाइम जो बहुत स्मॉल टाइम है जिस टाइम के लिए अप्लाई हो रहा है, उसके गुणनफल को हम लोग बल का आवेग आई कहते हैं। ये क्या है? आई यानी इम्पल्स है आपका, इम्पल्स को हम लोग इससे दिखाते हैं। ठीक है, तो क्लियर है इम्पल्स क्या होता है? जब कोई फोर्स किसी भी वस्तु पर या किसी किसी भी वस्तु पर, किसी ऑब्जेक्ट पर आपका बहुत स्मॉल टाइम डेल्टा टी टाइम के लिए अप्लाई होता है, तो उस फोर्स और उस टाइम के मल्टीपल का जो मल्टीपल के जो बराबर होता है वो इम्पल्स होता है, यानी कि आवेग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आई बराबर, अब फोर्स हमने देखा अभी अभी जस्ट कि संवेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग यहाँ पे फोर्स कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं फोर्स की जगह पे एम वी माइनस एम यू अपॉन में डेल्टा टी, स्मॉल टाइम मान सकते हैं, इनटू डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो डेल्टा टी से डेल्टा टी है वो खत्म हो जाएगा, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा क्या आपका? हमें यहाँ से मिल जाएगा I इज इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू। ठीक है, जो कि क्या दिखा रहा है आपका? यहाँ पर दिखा रहा है कि जो इम्पल्स है वो संवेग परिवर्तन के बराबर है। जो आवेग है, जो इम्पल्स है, वो आपके यहाँ पे जो है चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर है। ठीक है, यानी कि संवेग परिवर्तन के समान है। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि आपका आवेग भी एक प्रकार से क्या हो जाता है? संवेग परिवर्तन के समान हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आवेग की जो मात्रक यानी यूनिट हो जाती है, यहाँ पे जो मात्रक हो जाता है यानी जो यूनिट हो जाता है यहाँ पे, ये यूनिट आपका हो जाता है इसका भी आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, या फिर आपका, और यहाँ पर जो इसकी यूनिट होती है वो न्यूटन सेकंड यहाँ पे होती है। तो आपका यहाँ पर जो आवेग है, जो संवेग है, दोनों का यहाँ पे जो यूनिट होती है वो आपका सेम होती है। एक आपका एक ही यहाँ पे यूनिट है। तो पूछता भी है कई बार कि बताइए निम्न में से कौन सी भौतिक राशियां हैं जिनके आपके मात्रक जो है वो एक समान है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज का ये सेशन काफी अच्छा लगा हो, और जितने भी उदाहरण आपको इमेज के थ्रू और अन्य उदाहरणों से समझाए गए, जितनी भी चीजें, वो सभी चीजें आपको समझ में आई हो। अगर समझ में आया हो तो सेशन को लाइक करिएगा, आप सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ। और स्टूडेंट्स, आप सभी फुल कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फुल कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे ऐप सोनू सर क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। सोनू सर क्लासेस ऐप प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा इजिली, आपको बस सोनू सर क्लासेस लिख करके सर्च करना होगा। उसको डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्टर कर लीजिएगा, और फुल कोर्स ओनली आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं 499 में, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की कंप्लीट क्लासेस देखने के लिए मिलेंगी, चैप्टर वाइज, फोल्डर वाइज, विथ नोट्स, ई बुक, पीडीएफ और पीवाईक्यूज के साथ। ओरिजिनल प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर यूपी के आपको लगभग 33 क्वेश्चन पेपर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर, जो कि आंसर की से यहाँ पर उठाए गए हैं पिछले वर्षों के। और इसके साथ साथ आपको उसके पहले जब ऑफलाइन पेपर्स थे तो ऑफलाइन पेपर्स देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा बिहार के आपके यहाँ पर 10 साल के पिछले पेपर देखने के लिए मिलेंगे, यूपी और बिहार दोनों के ही। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको ऐप में मिलेगी। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज, टॉपर टेस्ट सीरीज मिल जाता है, जिसमें आप अपने नॉलेज को टेस्ट कर पाते हैं, पढ़ने के बाद अपने एक्यूरेसी को चेक कर पाते हैं, आप कितना एक्यूरेट अपने एग्जाम को कर पा रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है आपको एग्जाम को अटेम्प्ट करने में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और आपको वहां पर जो भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है उसको गाइड भी हम करते हैं, उसमें गाइडेंस भी आपको देते हैं। उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है उसके लिए आपको सलाह दी जाती है, जिससे आप टाइम रहते इम्प्रूव कर पाते हैं और अपने रिजल्ट को और बेहतर बना पाते हैं। तो आप सोनू सर क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा।
इसलिए तो डाउनलोड करना ही होगा कि संडे टेस्ट जो है आपका बिल्कुल फ्री वहां पे होता है। तो संडे टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको उस ऐप में यहाँ पर डाउनलोड होकर रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग डाउनलोड और रजिस्टर जरूर कर लें। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9076929784 पे आप व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है आपका। ठीक है, कॉलिंग अभी अलाउड नहीं है, कॉलिंग अभी जो है नहीं एक्टिव है। आप सिर्फ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपना जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करा सकते हैं। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।